यमन हो चाहे माली हो, बहुत सारी जगह पर दोनों अलग अलग तरीके से अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं। तो उनमें दोनों में डाइवर्जेंस ऑलरेडी आ गया था, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कहा सऊदी अरबिया लीडर था और यूएई उसके साथ साथ चलता था। लेकिन अब यूएई को महसूस हो रहा है कि उनके इंटरेस्ट सऊदी अरब के साथ में अलाइन नहीं करते हैं, चाहे वो इवन ईरान का जो इश्यू चल रहा है उसमें भी उनके डाइवर्जेंस है। तो ओपेक से जो अलग होने का निर्णय लिया है वो एक पार्ट ऑफ चेन है, ये ना कि एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है, क्योंकि वो यूएई अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। एंड जो गल्फ की जो पॉलिटिक्स है अभी तक सिंगुलर थी कि जो है केवल सऊदी अरबिया लीडर था, अब यूएई एक लीडर के रूप में उभर के आना चाहता है और ये एक स्टेप उस डायरेक्शन में है। और जहां तक ये ओपेक से निकलने की बात है, लोग जो है कुछ देशों को इसका फायदा है और कुछ को नुकसान है, क्योंकि जो हाई कॉस्ट इकोनॉमीज हैं जिनके चाहे अंगोला हो या कुछ और जो देश हैं, उनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो उनको ये से ओपेक में मेंबर रहने से उनको फायदा है, क्योंकि वो कार्टेल उसको ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है जो उनके इंटरेस्ट में काम करता है। राइट सर। सऊदी अरबिया अभी तक यही एक्शन लेता रहा था और यूएई जिसने बहुत, जैसा अभी कहा गया कि बहुत इन्वेस्टमेंट की है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं और इसलिए वो यूएई के इंटरेस्ट और दूसरे जो कार्टेल मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट कोइंसाइड नहीं करते हैं। और ये जो कहने बात चल रही है कि भाई इसको अब एकदम इमीडिएटली फायदा होगा, आई थिंक उसके लिए अभी समय लगेगा। आई थिंक वी आर सेलिब्रेटिंग बिट टू अर्ली अबाउट दिस, क्योंकि जो क्राइसिस इस वक्त वहां गल्फ में है ईरान की फॉर्म में, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ऑयल प्राइसेस पर। और यूएई का डिसीजन अलग होने से, ओपेक से अलग होने का, वो इसका मेरे ख्याल से 2-3 महीने 4 महीने उसका इम्पैक्ट मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अनलेस ये आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सके। ये ऑल्टरनेटिव रूट की जो बात है वो जो है उससे क्या है कि कुछ तो फायदा होगा, लेकिन एक तो कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट अभी भी हाई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई, राइट, स्टेट वो दे कैन नॉट कम्पीट विद द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी डिसीजन लिया है उन्होंने, अब हर एक को इसका अलग अलग असर पड़ेगा। भारत का जहां तक सवाल है, भारत को ऑफ कोर्स फायदा होगा लॉन्ग रन में, ना कि इमीडिएटली फायदा होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि अब ओपेक से अलग होने के बावजूद यूएई अलग हुआ लेकिन प्राइसेस पे कोई अंतर नहीं पड़ा इमीडिएटली, बल्कि प्राइस बढ़ी है, क्योंकि इस डिसीजन का अभी ऑयल प्राइसेस पे अंतर नहीं पड़ने वाला है जब तक कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। राइट सर, राइट सर। मिताली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर यू हैव पुट एन अ वैलिड पॉइंट। मिताली जी आप मुझे सुन पा रही हैं? राइट मिताली जी, पूरी दुनिया का 40% जो ऑयल बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, वो ओपेक कंट्रीज कंट्रोल करते हैं। जब भी दो मुल्कों के बीच टाई अप होता है सप्लाई के लिए, तो ये 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का एक लंबा उनके बीच अग्रीमेंट होता है और वो फ्लोटिंग टाइप होता है। जैसे हम बैंक में लोन लेते हैं वैसे ही क्रूड के प्राइसेस भी फ्लोटिंग टाइप तय होते हैं। लेकिन मैम बहुत सारा हिस्ट्री अगर आप स्टडी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मुल्क ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है किसी भी फील्ड ऑफ प्रोडक्ट के लिए, उस पर सैंक्शन लगाने लगते हैं, बाकी लोग उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं। तो क्या यूएई पे भी सैंक्शन की उम्मीद आपको लग रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब यूएई ज़्यादा फ्लरिश करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का बॉस बनने के चक्कर में सऊदीया बहुत दिन से पड़ा था, लेकिन वो ईरान से डरता था। ईरान पर जब हमला हुआ तो सऊदीया वो द फर्स्ट कंट्री जो सबसे खुश था कि अमेरिका ईरान को मारकर कमज़ोर करे, उसको फ्रेजाइल करे, उसकी इकोनॉमी को डैमेज करे, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क था मिडिल ईस्ट में जो सबको कंट्रोल करना चाहता था और सऊदी सबसे अधिक ईरान से ही डरता था। तो सऊदी तो बहुत खुश था कि चलिए ईरान की पिटाई हो रही है। लेकिन क्या अब यूएई को सैंक्शंस की मुश्किल आएगी आने वाले वक्त में मैम? क्योंकि क्रूड का बहुत सारा पार्ट है जो अकेले यूएई खुद नहीं करता, वो बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे केमिकल्स इंपोर्ट करता है, खरीदता है बाहरी मुल्कों से उसके एक्सटेंशन और रिफाइन करने के लिए। क्या मुश्किल आएगी आपको लगता है? बिजनेस सैंक्शन लगेंगे उस पर? आई थिंक ये थोड़ा सा फार फेच्ड कंक्लूजन मैं कहूँगी। मुझे नहीं लगता है कि सैंक्शंस एक देश पर तभी लगाए जाते हैं जब वो कोई पीस अकॉर्ड्स को वायलेट करते हैं। मतलब जब आप देखेंगे कि इवन रशिया पे या ईरान पर भी पिछले कुछ डेकेड से
सैंक्शंस लगाए गए हैं या फिर कंट्रीज को बोला गया है कि आप रशियन ऑयल मत खरीदिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि रशिया और अमेरिका दो ऐसे सुपर पावर्स थी हिस्ट्री में। अगर हम वापस जाएं तो रशिया एक टाइम पे यूएसएसआर मतलब एक सुपर पावर कोल्ड थी वॉर एरा मैम, कोल्ड वॉर एरा की जो बात को करें। बिल्कुल। और तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हों। रशिया के ऊपर सैंक्शंस अभी लगे जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, जो कि एक अनप्रोवोक्ड वॉर मानी जाती है। मैं तो ये भी मानती हूँ कि एक तरह से अमेरिका ने भी ईरान पर अनप्रोवोक्ड वॉर ही करी है, और वेनेजुएला पर भी अमेरिका ने अनप्रोवोक्ड वॉर ही करी है। पर किसी कंट्री ने अमेरिका पर सैंक्शन नहीं लगाए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि यूएई पर भी कोई सैंक्शन लगेंगे। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत सारे सप्लायर्स जो सऊदी में हो वो शायद अब यूएई में सप्लाई ना करना चाहें। उन्हें बोला जाए कि आप उन क्लाइंट्स को सर्विस मत करिए, आप बिजनेस रिलेशन तोड़ दीजिए। हो सकता है ये, लेकिन सैंक्शन लगाना मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो एक नतीजा होगा। एक पॉइंट मैं और सबको हाईलाइट करना चाहती थी। ये पहली बार नहीं है कि कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने ओपेक को छोड़ा है। कतार ने भी 2019 में ओपेक को छोड़ा था, और इससे पहले भी काफी ऐसे देश हैं जो ओपेक को छोड़ चुके हैं। इंडोनेशिया उनमें से एक है, और एरिट्रिया भी उनमें से एक है। तो मतलब देर आर कंट्रीज जिन्होंने ओपेक को हिस्ट्री में छोड़ा है। 5 से 6 देश हैं जिन्होंने ओपेक को छोड़ा है, लेकिन वो आज भी ओपेक के साथ किसी तरह से कोऑपरेट करते हैं। ओपेक प्लस में कभी कभी कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कतार ऑफ कोर्स बिल्कुल ही उसने एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो करना शुरू करा है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो ओपेक का आज भी मेंबर है, और वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला आज भी ओपेक का मेंबर है, और वेनेजुएला का ऑयल अब वेनेजुएला खुद नहीं कंट्रोल करते, अब वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका कंट्रोल करता है। तो इन अ वे आप ये सोचिए कि अमेरिका भी ओपेक का मेंबर बन ही गया है थ्रू वेनेजुएला। और अब ये हम देखना मतलब ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, और हम सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 2 साल में जब वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी अमेरिकन ऑयल कंपनीज उतनी बढ़ा देंगी और उन्हें रैंप अप कर देंगी, तब ओपेक का क्या रूप और रंग होगा। क्या तब ओपेक इवन तब तक सरवाइव करेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका किसी भी अपने ऑयल कंपनी को रोकेगा, स्पेशली आफ्टर उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट करा होगा वेनेजुएला की रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। वो तो किसी कोटास को फॉलो नहीं करने वाला है। तो 2 से 3 साल में क्या होगा इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स का, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑयल का, क्योंकि जैसे आपने कहा यूएई का ऑयल बहुत हाई ग्रेड का है, और वेनेजुएला हैज द मैक्सिमम ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो सबसे लो ग्रेड के हैं। तो कौन उन्हें खरीदेगा उन प्राइसेस पर? ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, और उसकी वजह से ओपेक मेरे हिसाब से और भी वीक होगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे एक और थोड़ा सा ये अंदाज़ा लग रहा है कि यूएई के अलग होने के बाद रशिया और चाइना की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ओपेक प्लस का हिस्सा रशिया है जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक प्लस। तो क्या यूएई के अलग होने के बाद रशिया कोई गेम प्लान कर सकता है इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, गल्फ में? चाइना को इंटरवेंशन कर सकता है यूएई के साथ इन अ पॉजिटिव टर्म्स, इन अ पॉजिटिव टर्म्स? जी जी, देखिए अमित जी, मैं यूएई के ओपेक से बाहर आने को एक डिस्रप्शन के तौर पर देखता हूँ। और ये जो डिस्रप्शन है वो एक नई जो इस समय अनसर्टेन सिचुएशंस बनती जा रही है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक सिनारियोज हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिनारियोज हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी के सिनारियोज हो, उसमें जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो जो अनेक तरीके की जो आशंकाएं राष्ट्रों के बीच की हैं, उसकी वजह से ये जो डिसरप्टिव जो स्टेप है वो यूएई ने लिया है। और विश्व में आने वाले समय में अभी तो ये डिसरप्टिव स्टेप उसने लिया है, लेकिन यूएई को भी एक एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित एक ऑर्डर की आवश्यकता होगी। यूएई इंडिपेंडेंटली एक ऐसे विश्व में कि जो कि हाईली ग्लोबलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, उसमें वो स्वतंत्र रूप से कितना अपने आप को फ्लोट कर पाएगा, कितना अपना जो बिजनेस इंटरेस्ट स्मूथ तरीके से सर्व कर पाएगा, ये मैटर ऑफ डिबेट होगा। और यूएई के जो अथॉरिटीज हैं
वो जरूर इसके बारे में भविष्य में विचार करेंगे कि उन्हें भविष्य में किस तरीके से अपने आप को जो एग्जिस्टिंग जो एनर्जी से रिलेटेड ऑर्डर है उससे अपने आप को कैसे अलाइन करना है। लेकिन वर्तमान समय में जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको उसकी वजह से यूएई ने ये एक कदम उठाया है और जाहिर है कि उसका तात्कालिक उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ हासिल करने का है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है उसको बाईपास करके वो उसको उसके लाभ के लिए भी वो कदम उठा रहा है। और जैसे कि मैंने भी जिक्र किया, एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया कि जो सऊदी अरबिया के साथ उसकी जो प्रतिस्पर्धा है अनेक विषयों पर जो उसके डाइवर्जेंसेस हैं उसकी वजह से भी उसने ये कदम उठाया है। एक नई लीडरशिप की वो तलाश में है। तो ये मैं देखता हूँ कि एक नई टर्निंग मैं वेस्ट एशिया में देख रहा हूँ और ये जो टर्निंग है वो अगर एनर्जी के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो उसमें पूरे ग्लोब में दिख रहा है क्योंकि जैसा कि मिताली जी जिसने अभी जस्ट डिस्कस किया कि वेनेजुएला में भी जो परिवर्तन आए हैं वो भी एक नए तरीके की सिचुएशन, नए तरीके का स्टेटस को बनाने की तरफ विश्व बढ़ रहा है। तो ये मैं ये जो पूरा वर्तमान की जो स्थिति है वो एक नए ऑर्डर को मैं बनते हुए देख रहा हूं और उसमें जो डिस्रप्टर और नया जब कभी भी कोई ऑर्डर होता है तो जाहिर है कि पुराने जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होते हैं उसमें डिस्ट्रप्शन आते हैं, तभी कोई नया ऑर्डर बनता है। तो ये जरूर एक नई सिचुएशन। जहां तक चाइना और रशिया की बात है, देखिए मैं ये मानता हूं कि चाइना और रशिया इस पूरी स्थितियों को बहुत ही पैनी नजर उनकी है और रशिया जो है कि बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो जाहिर है कि उन सारी स्थितियों से अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में वो जरूर अपने कदम उठाएगा। और रशिया का जो रोल है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं, उसकी एक भूमिका एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भी है। और अभी आप देखिए तो जिस तरीके से पूरे यूएस ईरान युद्ध में अब अब्बास अराक्ची रशिया की यात्रा उन्होंने की, चाइना की भूमिका पहले से ही देख रहे हैं। तो इन दोनों राष्ट्रों का जो नया एनर्जी से रिलेटेड जो ऑर्डर इमर्ज होगा, जो नया स्टेटस को बनेगा, उसमें एक बड़ी भूमिका होगी। और ये जो विश्व है, मैं अवश्य इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो नया ऑर्डर है वो एक मल्टीपोलैरिटी वाला ऑर्डर होगा। उसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सोचेगा कि उसका ही एक डोमिनेशन रहे और वो सारा जो पेट्रो डॉलर का एक पूरा साम्राज्य था उसमें अब बड़े चेंजेस आएंगे उसमें। और ये मैं एक भविष्य के लिए अच्छे संकेत देखता हूं, क्योंकि मैं अगर भारत के नजरिए से देखें तो भारत हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थक रहा है, चाहे इकोनॉमिक ऑर्डर हो, चाहे स्ट्रेटेजिक ऑर्डर हो या एनर्जी से रिलेटेड ऑर्डर हो। तो मैं मानता हूं कि ये जो चर्निंग है, ये जो नए तरीके की जो स्थितियां हैं वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ के संकेत देती हैं और जिसमें कि चाइना, रशिया और भारत जैसे राष्ट्रों की एक बड़ी भूमिका होगी। भारत की भी भूमिका एक नए एनर्जी सिक्योरिटी के जो ऑर्डर के इमर्ज करने में महत्वपूर्ण होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अपना राष्ट्र लगातार प्रोएक्टिव तरीके से सारी स्थितियों को डील कर रहा है और सभी के साथ अपने हम एनर्जी इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशन तलाश में है। राइट सर, हमारी भी भूमिका, भारत की भी भूमिका राइट नए एनर्जी के ऑर्डर को इमर्ज करने में भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये भी